नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सामान्य हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं और ये आपकी विशेषण की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासों को नहीं देखा है या आपने इससे पहले की कई सामान्य हिंदी की और भी क्लासों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग विशेषण की बात कर रहे हैं और ये आपकी विशेषण की तीसरी क्लास है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ते जाइएगा और क्लास को शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए, है ना। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको क्लास को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोगों ने विशेषण की शुरुआत किया है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द है ना। जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आपकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके विकारी शब्द। इसमें आपका संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। तो अभी तक हम लोगों ने विकारी शब्द के 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ चुके हैं, यानी एक संज्ञा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक सर्वनाम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। विशेषण आपका चल रहा है और आज आपका विशेषण भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये विकारी शब्द का जो तीसरा अध्याय है आपका विशेषण वाला, इसकी आपकी ये तीसरी क्लास है। तो हमने इससे पहले की क्लासों में बात कर लिया है विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, और हम लोगों ने संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात कर लिया था, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और गुणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करें तो परिमाण शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, परिमाण का मतलब होता है। अब रिजल्ट किसका मिलता है भाई, आप किसी चीज़ का माप तोल करेंगे या उसकी गणना करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसकी परिभाषा है कि जब कोई नाप तोल की इकाई विशेषण का कार्य करे या विशेषण का कार्य करती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जब कोई नाप तोल की इकाई विशेषण का काम करने लग जाए, है ना। नाप तोल की जब इकाई विशेषण का कार्य करने लग जाती है तो इस प्रकार का जो विशेषण होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें साथियों तो जिन विशेषणों से किसी वस्तु का नाप तोल अथवा मात्रा का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जिन विशेषणों से किसी वस्तु का नाप तोल या उसकी मात्रा का ज्ञान हो जाए, इस प्रकार के विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश ने 2 किलो सेब खरीदा। रमेश ने 2 किलो सेब खरीदा, है ना। रमेश ने 2 किलो सेब खरीदा। अब यहाँ पे देखिए, जो सेब शब्द है इसकी विशेषता क्या है कि वो 2 किलो है ना। हमने विशेषण की जब शुरुआत किया था तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है ना। देखिए, एक एक बारीकी, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप गहराई में जाएंगे तभी आपको पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, है ना। जितने भी नाम हैं वो आपकी संज्ञा है। और सर्वनाम का मतलब होता है सब नाम, है ना। सर्वनाम का मतलब होता है सब नाम, मतलब सब नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है, ठीक। और विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कहीं ना कहीं नाम जो है, नाम आपका संज्ञा है, तो कहीं ना कहीं नाम से ये तीनों चीज जो है संबंधित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों का संबंध जो है वो नाम से है ना। तीनों का संबंध क्या है? नाम से है। तो यहाँ सेब एक नाम ही तो है। सेब एक क्या है? नाम है ना। तो इस सेब की विशेषता है कि 2 किलो सेब हैं। अब ये विशेषता किस प्रकार की है? ये विशेषता जो है ये परिमाणवाचक विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेब की नाप तोल इकाई है। सेब की जो मात्रा है उसको नाप तोल के हमको पता चल रहा है कि सेब की मात्रा 2 किलो है। आई बात समझ में? तो रमेश ने 2 किलो सेब खरीदा, यानी सेब की विशेषता है कि वो 2 किलो है। और ये 2 किलो क्या है आपका? ये 2 किलो आपका जो है ये नाप तोल की इकाई है ना। तो इस प्रकार के विशेषण को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दुकानदार ने 2 मीटर कपड़ा बेचा। दुकानदार ने 2 मीटर कपड़ा बेचा। यहाँ पे जो कपड़ा शब्द है, कपड़ा जो है, इसकी विशेषता क्या है कि वो 2 मीटर है। और 2 मीटर आपकी क्या है? नाप तोल की इकाई है। तो दुकानदार ने 2 मीटर कपड़ा बेचा। कौन सी विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 5 किलो आम। आम की विशेषता है कि वो 5 किलो है ना। आम की विशेषता है कि वो 5 किलो है। कपड़ा, सेब, आम, ये सभी आपकी संज्ञा है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जरा सा दूध, दूध भी आपकी संज्ञा है। अब दूध की मात्रा क्या है? दूध की मात्रा है कि वो जरा सा है, जरा सा है ना। कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति की विशेषता है कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ है ना। दीवार 4 फीट है। दीवार कितनी है? 4 फीट है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये सभी उदाहरण जो आपके हैं ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। आई बात समझ में? तो उपयुक्त वाक्यों में हमने 2 किलो, 2 मीटर, 5 किलो, जरा सी आदि शब्द जो पढ़े हैं ये सभी आपके परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं जो वस्तु की स्थिति की मात्रा का ज्ञान कराते हैं, है ना। जो वस्तु की मात्रा का ज्ञान कराते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में? अब देखिए, जब परिमाण शब्द आया है तो परिमाण शब्द भी आपका 2 तरीके से होता है। एक तो निश्चित परिणाम हो सकता है, एक अनिश्चित परिणाम हो सकता है ना। परिणाम जो होता है आपका, परिमाण जो होता है वो एक तो निश्चित हो सकता है और एक अनिश्चित हो सकता है। क्यों? देखिए, अभी मैंने बात किया जरा सा दूध। अब दूध की मात्रा कितनी है ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन है, दूध की मात्रा है, कुछ ना कुछ है, जरा सा है। अब ये जरा सा क्या है ना। तो आइए इस पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ये आपके 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण आपके कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
ठीक। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक। निश्चित क्या होता है? तो जब विशेषण का कार्य कर रही नाप तोल की इकाई निश्चित होती है तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये कि निश्चित हो, मतलब नाप तोल की जो इकाई है उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, है ना। उस प्रकार के विशेषण को हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने अभी बात किया था कि रमेश ने 2 किलो सेब खरीदा, तो सेब की जो मात्रा है, जो नाप तोल की इकाई है ना, नाप तोल की इकाई सेब की, मतलब सेब किस में नापते हैं हम लोग? किलो में मापते हैं। तो जो किलो की मात्रा है वो निश्चित है कि 2 किलो है। ऐसा नहीं है कि कुछ किलो, अगर कुछ किलो होता तो अनिश्चित हो जाता, है ना। लेकिन मात्रा कितनी है? निश्चित है कि 2 किलो है। ठीक इसी प्रकार से देखिए कि रजनीश की गाय 8 लीटर दूध देती है ना। रजनीश की गाय 8 लीटर दूध देती है। रजनीश हमारे बहुत ही प्रिय मित्र है। प्रिय मित्र क्या आप कह सकते हैं कि हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और रजनीश हमारे साथ में ही रहते हैं। हालांकि अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि रजनीश थोड़े से गुस्से में हैं और घर छोड़ के चले गए हैं। आशा करते हैं कि जल्द ही आओगे मित्र, है ना। इसीलिए मैंने आज की इस उदाहरण में रजनीश का नाम लिया है। और रजनीश की एक गाय भी है, तो वो 8 लीटर दूध देती है। रजनीश की गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पे रजनीश की गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है, यानी दूध की जो मात्रा है वो निश्चित है कि वो 8 लीटर ही दूध देती है। अगर ऐसा कहते हैं कि रजनीश की गाय कुछ लीटर दूध देती है तो कुछ यहाँ पे अनिश्चित हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे दूध की जो मात्रा है वो निश्चित है कि 8 लीटर दूध रजनीश की गाय देती है। श्याम का घर 10 किलोमीटर दूर है। श्याम का जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है, यानी श्याम के घर की जो नाप तोल की इकाई है, यानी आप कह सकते हैं कि जो परिमाण है श्याम के घर की, वो निश्चित है कि वो 10 किलोमीटर है। अगर आप ऐसे कहते हैं कि श्याम का घर कुछ किलोमीटर है तो वो अनिश्चित हो जाता, क्योंकि आपको उसकी लंबाई पता नहीं है, वो अनिश्चित है वो, है ना। तो जहां पर विशेषण का कार्य कर रही नाप तोल की इकाई जो होती है, यदि उसकी मात्रा निश्चित है तो इस प्रकार के विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक। अगला है योगी जी 51,000 वोटों से चुनाव जीत गए। बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं हम लोग। 51,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अभी आपको पता होगा तो 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है ना, परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है, उसमें हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ नहीं लिए, हालांकि लेने वाले हैं, महाराज योगी जी। तो इन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ा और ये चुनाव में 51,000 वोटों से इन्होंने चुनाव को जीता है। ठीक। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी, आपने चुनाव जीत लिया है। तो योगी जी जो हैं ये 51,000 वोट से चुनाव जीते हैं। तो इनके वोट जीतने का मतलब इनके चुनाव जीतने में जो वोट इनको मिले हैं उसकी संख्या निश्चित है। अगर आप लोग कहते हैं कि योगी जी कुछ वोटों से चुनाव जीत गए तो अनिश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे वोटों की संख्या जो है वो आपकी निश्चित है कि 51,000 वोट से योगी जी ने चुनाव को जीता है। आई बात समझ में, है ना। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि जहाँ पे परिमाण आपका जो विशेषण का कार्य कर रही नाप तोल की इकाई है, जब वो निश्चित होगी तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक। आई गई बात समझ में आपको? चलिए अब हमारा दूसरा जो है वो हम लोग बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जैसा निश्चित में हमने पढ़ा उसका उल्टा निश्चित होगा कि जब विशेषण का कार्य कर रही नाप तोल की इकाई अनिश्चित हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी मात्रा निश्चित नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे
अभी हमने बात किया था कि जरा सा दूध देना, दूध की मात्रा निश्चित नहीं है, जरा सा दूध देना, है ना। आपने कहा कि जरा सा दूध देना, अब दूध की मात्रा कितनी है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा है कि जरा सा दूध देना। यहाँ पे जो नाप तोल की इकाई है उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। मुझे कुछ पेन दो, मुझे कुछ पेन दो, अब मुझे कितना पेन मैं मांग रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ पेन दो, है ना। तो पेन की जो मात्रा है, पेन की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो ये कौन सी विशेषण हो गई? यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गई। इसमें परिमाण जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, अब पैसा कितना है ये नहीं पता, बस इतना है कि बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पे पैसा है जो है उसकी मात्रा निश्चित नहीं है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ना। बहुत गहराई से हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़े रहें। ठीक, तो क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शेयर करते रहिए क्लास को। अब हम लोग बात करते हैं, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात किया था, है ना। कि जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या होती है ना, जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। ये हमने कल की क्लास में बात किया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब हम लोग बात करेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर कैसे पता करें। भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संख्या की बात आई है। आपने देखा 2 किलो सेब, है ना। रजनीश की गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है, शाम का घर 10 किलोमीटर दूर है। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या का प्रयोग हुआ है ना। और संख्यावाचक विशेषण में भी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं आपका कि ये यार ये भी परिमाणवाचक विशेषण है और ये संख्यावाचक विशेषण है, दोनों में संख्या का बात हो रहा है, तो इसका हम अंतर कैसे पता करेंगे, है ना। तो उसी चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं, जैसा अभी हमने इसको पढ़ा है। तो जब वाक्यों में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो तब परिमाणवाचक विशेषण होगा। सही सी बात समझ आइएगा, बहुत अच्छी बात लिखा है यहाँ पे कि आप कन्फ्यूजन होते हैं संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में, आपको कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, दोनों में संख्या होती है ना। जैसे अभी बात किया था हमने कि रजनीश की गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है, ठीक। और यहाँ पे संख्यावाचक में भी हमने बात किया था कि मुझे 4 पेन दीजिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप बस इतना समझ जाइएगा कि जब भी वाक्य में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो तब वहाँ पे आपके परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़ा सा दूध, अधिक पानी, बहुत धन। क्योंकि दूध को आप संख्या से प्रदर्शित केवल नहीं कर सकते हैं, दूध के साथ में संख्या के साथ साथ उसकी मात्रा भी आएगी, है ना। उसकी मात्रा भी आएगी। देखिए दूध को आप लीटर में मापते हैं तो लीटर आएगा कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, संख्या तो आएगी, साथ ही उसका मात्रा भी आएगा, है ना, परिमाणवाचक में। और संख्यावाचक विशेषण में जब वाक्य में गिनती करने वाली वस्तुओं का बोध हो तब संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में केवल और केवल संख्या आएगी, उसकी मात्रा नहीं आएगी। जैसे किताब, 4 किताब, 5 किताब, किताब की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन किताब कितनी संख्या में है ये जरूर आपको पता होगा, यह आपको जरूर बताया जाएगा कि 5 किताब है, 6 किताब है कि 7 किताब है, ठीक। तो सीधी सी बात यह है कि जब वाक्य में आपको नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होगा तब वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जब गिनती करने वाली वस्तुओं का बोध होगा तब वहाँ पे आपकी संख्यावाचक विशेषण होगा, है ना। सिंपल सी बात है। कुछ किताबें,
है ना। मान लीजिए 4 किताबें 5 किताबें, तो ये आपकी किताबें किस में गिनती करते हैं आप लोग, है ना। आम, आम की भी आप गिनती करेंगे, है ना, थोड़े से आम। हालांकि आम जो है, आम भी आपका किलो में भी आएगा, काम जो है आपका ये किलो में भी आएगा कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो आम, है ना। लेकिन थोड़े आम, कुछ आम, है ना, गिनती भी तो कर सकते हैं आप। कुछ लोग व्यक्ति को आप किलो में नहीं बता सकते हैं, ना लीटर में बता सकते हैं, है ना। एक काम कीजिएगा आप लोग, ये आम वाला उदाहरण जो है इसको काट दीजिएगा, क्योंकि आम को आप किलो में व्यक्त कर सकते हैं, किलो में, है ना। लेकिन व्यक्ति को आप किलो में नहीं व्यक्त कर सकते। तो कहने का मतलब यही है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर यही है कि जब नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो तब परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जब केवल गिनती करने वाली वस्तुओं का बोध होगा तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आखिरी जो हमारा विशेषण है गुणवाचक विशेषण, इस पर बात करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव या उसकी दशा का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज आसमान लाल है, आज आसमान क्या है, लाल है ना। आज आसमान क्या है, लाल है। आसमान की विशेषता क्या है कि वो लाल है आज, है ना। तो ये संज्ञा या सर्वनाम का गुण है, यानी आकाश का गुण है कि वो लाल है आज। तो ऐसे विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर गाय, गाय की विशेषता है कि वो सुंदर है, गाय की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। गाय शब्द आपका संज्ञा है ना। तो गाय शब्द आपका संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा का गुण यहाँ पे आपको बताया गया है, संज्ञा का यहाँ पे आपको गुण बताया गया है कि वो सुंदर है। ठीक, बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता, बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता, ये उसका जो है बता रहा है कि उसकी स्थिति बता रहा है कि बीमार व्यक्ति जो है उससे चला नहीं जा रहा है ना। बीमार जो व्यक्ति है उससे चला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो है स्वभाव है, उसकी जो दशा है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि वो बीमार है। व्यक्ति की दशा है कि वो बीमार है, इसलिए उससे नहीं चला जा रहा है ना। मोटा लड़का दौड़ता है, मोटा लड़का दौड़ता है, ये उस लड़के की विशेषता है कि वो मोटा है ना। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव या दशा की बारे में आपको बताया जाएगा तो इस प्रकार के विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। सुंदर लड़की हंसते हुए गई, मतलब लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है ना। लड़की की विशेषता क्या है कि वो सुंदर, उसका गुण क्या है, वो सुंदर है। मोहन के जूते नए हैं, मोहन के जूते क्या हैं, नए हैं, है ना। झगड़ालू बुढ़िया दिन रात लड़ती है, ये उस बुढ़िया की स्वभाव है कि वो झगड़ालू है ना। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा, मतलब गुण या स्वभाव या दशा का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार के विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो लाल, सुंदर, बीमार, मोटा, जूते आदि शब्द आपके गुणवाचक विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जितने भी विशेषण के प्रकार थे, 4 प्रकार थे, सार्वनामिक विशेषण, और आपका जो एक था संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। इन चारों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ठीक, अब थोड़ी सी हम लोग और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं, क्योंकि विशेषण जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। अब इसमें 2 बातें आपको ध्यान देना है कि विशेषण के नियम और इसकी रचना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके विशेषण से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विशेषण आपका जो है ये विकारी और अविकारी दोनों तरह के होते हैं, है ना। सामान्य तौर पे तो विशेषण जो है ये आपका विकारी शब्द है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जो अविकारी रूप में होते हैं, है ना। जैसे अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं। जैसे लाल, लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गोल या भारी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे तो विशेषण आपके विकारी शब्द होते हैं, विशेषण आपके क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, लेकिन विशेषण में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो अविकारी होते हैं, उनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे लाल, सुंदर, गोल, भारी, है ना। क्यों? देखिए, आपने कहा आज आसमान लाल है, आप ऐसा कहेंगे क्या कि आज आसमान लाली है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। या आज आसमान लाले हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप लोग। तो लाल में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, है ना। सुंदर गाय, आप ऐसा कहेंगे क्या, सुंदरे गाय या सुंदरी गाय? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सुंदर गाय। तो इन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपका अविकारी विशेषण होता है। तो कुछ शब्द आपको मिलेंगे। अगला बिंदु है कि कुछ विशेषण जो है वो संख्याओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। संज्ञा में प्रत्यय लगाकर कुछ विशेषण बनते हैं। जैसे दया, दया आपका संज्ञा है, इसमें प्रत्यय लगा दिया वान, तो दयावान बन गया, दयावान एक विशेषण है। आत्मा में एक संज्ञा है और इसमें जब ये प्रत्यय लग गया तो ये बन गया आत्मीय, और आत्मीय एक विशेषण शब्द है। तो कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तुलनात्मक विशेषण में मूल शब्द के साथ तर तथा तम लगाकर बनाया जाता है। जो तुलनात्मक विशेषण होते हैं, है ना, जैसे निम्नतम, उच्चतम, लघुतम, लघुत्तर, तो इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं इनमें क्या होता है कि मूल शब्द के साथ में तर या तम लगाकर बनाया जाता है। जैसे लघु में आप तर लगा देंगे तो लघुत्तर, ये एक विशेषण है। लघुत्तर क्या है, विशेषण है। तो मूल शब्द में क्या लगाया हमने, तर लगाया। लघुतम, लघु एक शब्द है, मूल शब्द है, उसमें हमने क्या लगा दिया, तम, तो लघुतम बन गया। उच्चतम, उच्चतम, निम्नतम, है ना। तो इस प्रकार के जो तुलनात्मक विशेषण होते हैं उनमें केवल तर या तम लगाकर उन विशेषण को बनाया जाता है। ठीक है। हिंदी में कारक चिन्ह विशेषण के साथ नहीं लगते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में कारक चिन्ह जो होते हैं वो विशेषण के साथ में नहीं लगते हैं। कहीं कहीं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देते हैं। विशेषण जो होते हैं ये कहीं कहीं पे आकारांत शब्दों को इकारांत कर देते हैं। विशेषण का ये भी एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि वो आकारांत शब्दों को कहीं कहीं पे इकारांत कर देता है। ठीक है। अगला चलिए बात करते हैं, विशेषण शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय या अविकारी शब्दों से बनता है। जैसे संज्ञा से बने शब्द विशेषण, है ना, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द की बात करें तो जैसे भूगोल एक संज्ञा शब्द है, इससे जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा भूगोलिक। कल्पना से काल्पनिक हो गया, उदास से उदासी और नगर से नगरीय। तो भौगोलिक, काल्पनिक, उदासी, नगरीय ये सभी आपकी क्या है, विशेषण है। सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जैसे यह एक सर्वनाम शब्द है और यह जो है ये ऐसा हो गया, विशेषण बन गया इसका ऐसा। तुम, तुमसा, वह, वैसा, कौन, कैसा, है ना। क्रिया शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जैसे बनाना, बनाना एक क्रिया है और बनावटी एक विशेषण है। टिकना एक क्रिया है, टिकाऊ एक विशेषण है। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाकू एक विशेषण है। गाना एक क्रिया है, गायक एक विशेषण है कि वो गायक है। ठीक। अव्यय या अविकारी शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जैसे नीचे, इससे बन गया निचला, ऊपर, इससे बन गया ऊपरी, पीछा, पीछे, पीछे से बन गया पिछला। तो मेरे कहने का मतलब यही है साथियों कि विशेषण जो है ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय या अविकारी शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थे विशेषण के बारे में, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है विशेषण ये समाप्त होता है। इसके बाद अब हम लोग माफ कीजिएगा, इसके बाद हम लोग विकारी शब्दों के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया के बारे में बात करेंगे। यानी अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो क्रिया से होगी। ठीक। क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने संज्ञा की बात की,
संज्ञा से संबंधित है सर्वनाम, इसलिए हमने सर्वनाम की बात की। संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है विशेषण, इसलिए हम लोगों ने विशेषण की बात की। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित है क्रिया, इसलिए हम लोगों ने अब क्रिया की बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से बस केवल इतना ही निवेदन है मेरा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।